हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसमें आपने बोला कि अगर किसी सिस्टम में टू और मोर देन टू चार्जेस है, दो या दो से ज्यादा चार्जेस है, तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उन सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस पॉइंट पर उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। उस पर बेस अपन ने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए थे। आज अपन उसी पर बेस एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। तो आपके पास दो चार्ज गिवन है, एक है प्लस क्यू कूलॉम चार्ज और दूसरा है प्लस क्यू कूलॉम चार्ज। तो दो चार्ज है आपके पास, एक है क्यू कूलॉम और एक है 4 क्यू कूलॉम, दोनों प्लस है, दोनों लाइक चार्जेस है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, r। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन पर आपको उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट on the line joining these two charges at which electric field intensity is 0। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस लाइन पर उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो देखते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कहां पर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है इन दोनों के बीच में 0, हो सकता है इसके इस साइड में, हो सकता है इसके इस साइड। लेकिन एक बात तय है, क्या तय है कि मैं पॉइंट यहां लूं, चाहे यहां लूं, चाहे यहां। इसको रीजन 1 बोल देते हैं, इसको रीजन 2 बोल देते हैं, इसको रीजन 3 बोल देते हैं। बोले तो आपका पॉइंट रीजन 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, और पॉइंट कौन सा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो पॉइंट चाहे किसी भी रीजन में हो, चूंकि यहाँ दो चार्जेस है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से आएगा, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से आएगा। तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका क्या होगा, वेक्टर सम। अब आप बोल रहे हो कि ऐसा पॉइंट बताइए, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करी उस पर ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे को क्या बताना है कि उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब क्या हुआ, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का सम 0। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का सम 0 होने का मतलब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है, तो E1 इक्वल टू E2। तो आपको सबसे पहले तो ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर इन दोनों की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए क्या आप बोलते हैं, लेट अस सपोज मैं इसको Q1 बोल देता हूं, इसको Q1 बोल देता हूं और इसको क्या बोल देता हूं, Q2 बोल देता हूं। तो इसकी वजह से उस पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कहीं पर भी हो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/R²। और R क्या हो गया, या R1 क्या हो गया, पॉइंट का इस Q1 से डिस्टेंस, चाहे वो पॉइंट यहां पर हो कि यहां पर हो कि यहां पर हो। ठीक है, और E2 क्या हो जाएगा, KQ2 और इस पॉइंट का, इस चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो R1/R2 इक्वल टू कितना होगा, √Q1/√Q2। इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q। इसका मतलब जिसका चार्ज ज्यादा है उस चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा होगी। मींस किसी भी पॉइंट पर दो चार्ज सिस्टम है, इनको जो लाइन ज्वाइन करिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होगा, पहली बात कहां पर 0 होगा, उस पॉइंट पर 0 होगा जहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन केवल इसी कंडीशन से नहीं होगा, साथ साथ एक और कंडीशन आएगी कि उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होगी, उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होगी जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होने के लिए ये हुआ कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, साथ साथ उस पॉइंट की जो चार्ज ज्यादा है उससे डिस्टेंस भी ज्यादा होनी चाहिए। वैसे अपन ने ये काम इलेक्ट्रिक फोर्स में भी देखा था ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज मैंने कहा कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो देखते हैं सबसे पहले ये बात, क्या इन दोनों की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। 4q की वजह से भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, नहीं होगा। इधर देखते हैं, तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इससे भी नहीं होगा। यहां पर देखते हैं इन दोनों के बीच में ये पॉइंट लिया P, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो एक बात दिमाग में बिठा लो, मेरी ये बातें समझ आती नहीं आती हो, रट्टा मार लो। क्या मार लो कि अगर दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर जीरो होगा, ना तो इस Q1 के लेफ्ट साइड में होगा, ना ही Q2 के राइट साइड में होगा। तो इधर और इधर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खटाखट आप बोल दो इनको, जो इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच में कहीं पर होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। तो मैंने कहा कि लेट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, R1, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, R2, ये डिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया, ठीक। तो अपन ने ये बोल ही दिया R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 है। एक चीज पता है कि R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, R के इक्वल। तो यहां से अगर मैं R1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से R1 कितना आएगा, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस R2 इक्वल टू R, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। मेरी ये बात डायरेक्ट समझ में नहीं आई, वैसे 6th क्लास की बात है, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। R2 ये आ गया, तो सिमिलरली R1 क्या होगा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। अब आप चाहें तो यहां पर Q1 और Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कैसे कि R2 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 किसके इक्वल हो जाएगा, Q2 किसके इक्वल है भैया, 4Q के इक्वल, Q1 किसके इक्वल है, Q के इक्वल, और Q2 अगेन 4Q के इक्वल है, और ये तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से रूट क्यू कॉमन आ जाएगा, रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 R। और जब R2 2/3 R हो गया तो R1 कितना हो जाएगा, R/3। चाहे तो यहां रख के देख लीजिए, नहीं तो यहां रख के देख लीजिए, अपना पता लग जाएगा R/3। तो आपने एक बात देखा, R2 क्या है, R2 क्या है, इस पॉइंट का 4Q से डिस्टेंस, तो ये आ रहा है 2/3 R, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2/3 R है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R/3। तो ये वाली डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो चार्ज ज्यादा होगा उससे डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो जब दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है तो उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, दोनों चार्जेस के बीच में ही कहीं पर जीरो होगा। अब अपन इसी क्वेश्चन को वापस करते हैं, लेकिन अब की बार चार्जेस अनलाइक करते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है।
ये Q है, ये 4Q है। अब की बार इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। अगेन आपको क्या करना है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करिए उस लाइन पर उस पॉइंट की पोजीशन बताने की, वो पॉइंट कहां पर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन joining the two charges at which इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो तीन रीजन हो सकते हैं उस पॉइंट के, Q1 Q के लेफ्ट साइड, इन दोनों के बीच में, 4Q के राइट साइड, ठीक है। पॉइंट कहीं पर भी हो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा पॉइंट बताओ, ऐसे पॉइंट की पोजीशन बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को वो पॉइंट बताना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की कंडीशन आई क्या है कि दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। और जब मैग्नीट्यूड सेम करके कंडीशन निकाली तो एक और बात पता लगी कि उस पॉइंट की डायरेक्शन सेम होने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन सेम होने से भी काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, जब उस पॉइंट का उस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो केवल डायरेक्शन अपोजिट होने से मैग्नीट्यूड सेम नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड सेम होने की कंडीशन क्या है, उस पॉइंट की जो चार्ज ज्यादा है उससे डिस्टेंस भी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन ने कहा कि चलो हो सकता है, अब ये भी क्वेश्चन क्या था इनके दोनों जो चार्ज इनके बीच में है 0। तो देख इस Q की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इस -Q की वजह से, -4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। तो पता लगा अरे यहाँ तो Q और -4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। यहाँ देखते हैं इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, -4Q की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसका मतलब कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन केवल अपोजिट डायरेक्शन होने से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, जिस चार्ज का वैल्यू ज्यादा है उससे डिस्टेंस भी ज्यादा होनी चाहिए। तो पता लगा इस पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। क्या इस पॉइंट की जो ज्यादा चार्ज है उससे डिस्टेंस ज्यादा है, तो पता लगा इस Q से डिस्टेंस तो इतनी सी है और 4Q से डिस्टेंस ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट पर काम हो गया, दोनों काम हो गया, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए और इस पॉइंट की डिस्टेंस उस चार्ज से ज्यादा है जिसकी वैल्यू ज्यादा है। चलो मैं इधर भी एक बार बात कर लूं, यहाँ पर अगर थर्ड रीजन में लेते हैं तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता, -4Q की वजह से टुवर्ड्स होता। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में तो होता, लेकिन इस पॉइंट का जो ज्यादा चार्ज है उससे तो डिस्टेंस कम हो जाता और जो कम चार्ज है उससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाता। तो यहाँ पर उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा, क्योंकि E1 और E2 सेम तब होगा कि जो ज्यादा चार्जेस है उसकी डिस्टेंस भी पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों चार्ज अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उन दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 उन दोनों के बीच में नहीं आएगा। किधर की तरफ आएगा, उन दोनों साइडों के आइदर साइड्स में आएगा, बीच में नहीं आएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। और उसमें भी किसकी तरफ आएगा, जिसकी वैल्यू, जिस चार्जेस की वैल्यू कम है, क्योंकि चार्ज छोटा होगा तो डिस्टेंस कम होगी, चार्ज बड़ा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो जो बड़ा चार्जेस है उससे ज्यादा डिस्टेंस होगी और जो छोटा चार्जेस उससे डिस्टेंस कम होगी। तो वो एक तरह से उसके साइड होगा, दोनों के बीच में नहीं होगा, इधर के साइड या उधर की साइड होगा, लेकिन किधर की तरफ होगा, जिसकी से डिस्टेंस कम है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट तो हो गया था, लेकिन जो बड़ा चार्ज है उससे डिस्टेंस कम थी और जो छोटा चार्ज था उससे डिस्टेंस ज्यादा थी, और इस वजह से इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम करके अपन ने कंडीशन निकाली है और ये होती है बड़े चार्ज की डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ रख के देखेंगे तो E1 और E2 ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया R1
और Q2 की डिस्टेंस कितनी बोली थी अपन ने, R2। Q2 की डिस्टेंस कितनी बोली थी, R2। तो Q2 से इसकी Q2 से डिस्टेंस R2 होगी। तो ये डायग्राम शो कर रहा है कि अब की बार R2 किसके इक्वल है, R1 प्लस R। तो अब की बार क्या हुआ भैया लोगों, अब की बार क्या हो गया, R2 इक्वल टू R1 प्लस R हो गया। ठीक है, तो R1 प्लस R हो गया, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू R। यहां से R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो R2 माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 R आ गया, R1 की वैल्यू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 R2 इक्वल टू R। एलसीएम लेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट Q2 R अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1। तो ये R2 हो गया। सिमिलरली R1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q1 R अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। ठीक है, अब Q1 तो कितना है Q और Q2 कितना है 4Q। माइनस का इफेक्ट तो अपने डायरेक्शन में देख लेना, तो जब Q2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे 4Q। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4Q अपॉन 4Q माइनस Q R। तो रूट Q तो कॉमन आके कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो इसका रूट और यहाँ कितना बच जाएगा 1 R। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 2R। R2 इक्वल टू 2R हो गया, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा R। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो ना यार, 2R सब्स्टिट्यूट करोगे तो R इधर आएगा तो R, और चाहे तो यहाँ लिख दो Q1 तो कितना हो जाएगा Q, ये 4Q और ये Q, तो निकाल लीजिए अपने आप कितना आंसर आएगा R आएगा। शॉर्टकट बात ये है कि दोनों लाइक चार्जेस है तो इनके बीच में 0 आएगा, अनलाइक चार्ज है तो यहाँ 0 नहीं आएगा, या तो फिर इधर आएगा या इधर आएगा। अब इधर आएगा कि इधर आएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा उससे दूर जाएगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इधर आएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इधर आएगा। ठीक बात है, तो यस पर बेस्ट न्यूमेरिकल फिनिश होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं और बात करते हैं डायपोल की। किसकी बात करते हैं भाई, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम इन विच टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड वेरी नियर। तो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है, मींस एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, और एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, नेचर में अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल पास पास सिचुएटेड होते हैं। अगर अपन थोड़ा सा गौर फरमाए, प्रैक्टिकली देखिए अपन, तो जितने भी आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जांपल NaCl की बात करो तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उसमें Na का जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो और सोडियम Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो NaCl के एक मॉलिक्यूल में ये Na प्लस और ये Cl माइनस आयंस हो गए, दोनों पर चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, नेचर में अपोजिट है, और NaCl दोनों बिल्कुल पास पास में होते हैं। Na और Cl दोनों बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में आती है क्योंकि ये मॉलिक्यूल बना है, क्योंकि इससे भी कहीं गुना छोटा होता है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों एटम्स हैं। ठीक है, तो सारे जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। और अगर कोवलेंट बॉन्ड में भी मैं बात करूं तो अगर कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दूसरे से ज्यादा है तो वो भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जांपल जब HCl की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। लेकिन क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होता है, तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है। मींस इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है में से एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इस हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। बोले तो इस मॉलिक्यूल का एक साइड पॉजिटिव और दूसरा साइड नेगेटिव बन जाता है। तो जब दो चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम हो, नेचर में अपोजिट हो, एक दूसरे के बहुत पास पास में रखे होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सारे आयनिक बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, और वो सारे कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक का एफिनिटी दूसरे एटम से ज्यादा होता है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो मैं तो इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत कम शो नहीं करूंगा, अच्छी खासी शो करूंगा। तो ये एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, और एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में। मैंने तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस बता रखी है, एक्चुअल में बहुत पास पास है। लेट अस सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2d। तो इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। line joining the charges of electric dipole is known as axial line। और एक लाइन जो इन दोनों डायपोल्स के बीच के डिस्टेंस को बाइसेक्ट करती है, और एक्सियल लाइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्सियल लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन, is known as equatorial line। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है कि a line perpendicular to the axial line and passing through the midpoint of these two charges is known as equatorial line। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज है, magnitude of electric dipole moment is equal to the magnitude of any charge of electric dipole and distance between them। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, इस डायपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मल्टीप्लाई बाय इनके बीच की डिस्टेंस। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट का केवल मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, फ्रॉम -q टू +q। मीन्स हम 2d जो वेक्टर होंगे उसको किधर से किधर लेंगे, -q से +q की तरफ। लेकिन जनाब जब आप केमिस्ट्री में ये डायपोल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने HCl NaCl बताया वो केमिस्ट्री से निकाल के बताया था,
तो केमिस्ट्री में भी आता है ये डायपोल, वहां पर डायरेक्शन उल्टा लिया जाता है, प्लस से माइनस। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो गड़बड़ हो गया, नहीं, वहां केमिस्ट्री वाले सब इसके हिसाब से बात करते हैं, फिजिक्स वाले सब इसके हिसाब से बात करते हैं। चॉइस डायरेक्शन लेना तो आपकी चॉइस है। तो मेरे डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन लिया वो किधर से किधर लिया, माइनस क्यू से प्लस क्यू। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर। तो यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब इनटू मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L1। तो ये हो गया M0 L1 T1 और A1। अब अपन क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। मींस लेट अस सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कहां पर प्लेस है, ए पर, प्लस क्यू चार्ज कहां पर प्लेस है, बी पर। O is the midpoint of dipole. Distance between these two charges is 2d, and let the dipole moment of this electric dipole is p. ठीक है, तो ये डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपन को एक्सियल लाइन क्या होती है, लाइन जर्नी द टू चार्जेस ऑफ डायपोल। इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है M, इस पॉइंट M पर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो इस पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नो डाउट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू भी प्रोड्यूस करेगा, प्लस क्यू भी प्रोड्यूस करेगा। तो मैं माइनस क्यू की वजह से फाइंड आउट कर लूं, प्लस क्यू की वजह से फाइंड आउट कर लूं, दोनों का वेक्टर सम कर दूं। लेकिन एक बात है, क्या इस M का माइनस क्यू से डिस्टेंस अलग होगा, P से, प्लस क्यू से डिस्टेंस अलग होगा। तो मैं चाहता हूं कि जब लास्ट का फॉर्मूला है, जब लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M आए ड्यू टू दिस डायपोल, उस फॉर्मूले में जो डिस्टेंस आए वो कहां से है, मिड पॉइंट से। वो कहां से है भैया, मिड पॉइंट से, क्योंकि दोनों चार्जेस से इसका डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो डायपोल में जब भी अपन कोई भी चीज फाइंड आउट करेंगे तो अपन चाहेंगे कि डिस्टेंस कहां से है, डायपोल के मिड पॉइंट से। तो दैट डिस्टेंस बिटवीन M एंड मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इज R। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। M पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो सबसे पहले माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं एट पॉइंट M। तो क्या होगा, E1 इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, जहां R क्या होता था, चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस। तो चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस बोले तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है d, और यहां से तक का डिस्टेंस कितना है r। तो ये कितना हो गया, r प्लस d होल स्क्वायर।
ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए बात करें, लाइन जोइंग द चार्ज एंड पॉइंट P पॉइंट M, इसकी वजह से इस पर देखना है ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, टुवर्ड्स द चार्ज, इधर की तरफ आ गया। प्लस Q की वजह से M पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इस प्लस Q का M से डिस्टेंस देख के बताओ कितना हो जाएगा, R माइनस डी होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखे, प्लस Q की वजह से इस M पर इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन जोइंग द चार्ज एंड पॉइंट, पेन का टिप यहाँ रखा, तो प्लस Q से M पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर की तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो प्लस Q और माइनस Q दोनों की वजह से मैंने M पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या होगी, वेक्टर सम। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो मैंने फाइंड आउट कर लिए। डायरेक्शन देने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यूनिट वेक्टर। तो मैं ऐसा करता हूं, ये मेरा डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं pk। तो pk is a unit vector in the direction of dipole moment, or you can say pk is from minus q to plus q। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, E1 वेक्टर। E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो E1 हो गया, लेकिन इसके डायरेक्शन pk की क्या गई, अपोजिट, तो माइनस pk। E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो E2 हो गया और इसके डायरेक्शन क्या है, pk की ही अलग आ गई। तो E वेक्टर इक्वल टू E1 का गया ये रहा, इस माइनस को बाहर डाल दे, तो माइनस KQ अपॉन R प्लस डी होल स्क्वायर pk प्लस E2 का गया ये रहा, KQ अपॉन R माइनस डी होल स्क्वायर pk। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया भैया, क्या कॉमन आ गया, pk कॉमन आ गया और KQ भी कॉमन आ गया। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा, -1 अपॉन R प्लस डी, और यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R माइनस डी और स्क्वायर और pk कॉमन आ गया। तो E वेक्टर इक्वल टू KQ, एलसीएम ले लेते हैं, R प्लस डी होल स्क्वायर R माइनस डी होल स्क्वायर। तो यहां तो क्या हो जाएगा, R माइनस डी होल स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा, R प्लस डी होल स्क्वायर pk। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ, R माइनस डी होल स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो माइनस R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और जो माइनस 2RD था वो प्लस 2RD हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, ये होल स्क्वायर, तो ऐसा करें R प्लस डी और R माइनस डी दोनों का होल स्क्वायर करते हैं, pk कुछ उड़ा गया, हाँ उड़ गया, R स्क्वायर उड़ा, डी स्क्वायर उड़ा, 2RD प्लस 2RD 4RD नहीं, 2 into 2RD, अरे 4RD होगा, ये मेरा देखने का तरीका ना होता है, मैं 4 plus 4 को 8 नहीं बोलता, 2 into 4 बोलता हूँ, ठीक। तो E वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, KQ 2RD plus 2RD, तो 2 into 2RD, और यहाँ क्या हो गया, A plus B into A minus B, तो बचपन में पढ़ा था, अरे ये तो A minus B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, तो R प्लस डी इंटू R माइनस डी, R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर आ गया और ये pk आ गया। एक बात पता है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो Q मल्टीप्लाई बाय 2D क्या होता है, P, Q मल्टीप्लाई बाय 2D क्या होता है, P, तो ये Q मल्टीप्लाई बाय 2D क्या हो गया, P। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया भैया, E वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, ये 2D तो हो गया, ये 2 बचा, ये K बचा, क्या बचा, 2 KP 2 Q into 2D
P में चला गया तो 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पी के। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पी के। क्लियर? एक बात पता लगी, क्या पता लगा? 2 पॉजिटिव, k पॉजिटिव, p पॉजिटिव, r पॉजिटिव, और शायद मैं होल स्क्वायर लिखना भूल गया, तो ये भी पॉजिटिव। और जब ये सब चीजें पॉजिटिव तो इसका मतलब E वेक्टर किधर की तरफ आ गया? p कैप के डायरेक्शन में। और p कैप किधर है? p कैप इधर है बोले तो p वेक्टर के डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं यूं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन is in the direction of electric dipole moment। तो जो E वेक्टर है वो किसके डायरेक्शन में आ गया? P वेक्टर के ही डायरेक्शन में आ गया। अरे मैं इसको जो भी लिख सकता हूं, देखना ये P क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, और ये P के क्या है? डायरेक्शन। तो मैं पता है यूनिट वेक्टर, तो मैं इसको जो भी लिख सकता हूं 2kp वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि किसी भी वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो p आ गया, और ये p के इसका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। अब अगर अपन इस पे एक अप्रोक्सीमेशन लगाए और अपन बोले कि अगर मेरा ये डायपोल क्या होता? छोटा होता। डायपोल छोटा होने का मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या होती? कम होती। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या होती? कम होती। मीन्स जो 2d है उसकी वैल्यू कम होती और पॉइंट की मिड पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा होती। तो इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल, डायपोल इज वेरी स्मॉल का मतलब 2d इज मच लेस देन r। तो 2d की वैल्यू r से बहुत कम है, बोले तो डायपोल तो छोटा है और पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है। तो d की वैल्यू r के कंपैरिजन में कम होगी। तो जब r स्क्वायर में से d स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी चीज में से, किसी क्वांटिटी में से उसके कंपैरेबल बहुत छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो ऑब्टेन क्वांटिटी ऑलमोस्ट बिग क्वांटिटी के इक्वल आएगा। 1 लेख में 0.01 ऐड करो, ऑलमोस्ट 1 लेख। 1 लेख में 0.01 सब्ट्रैक्ट करो, 1 लेख। तो जब बड़ी क्वांटिटी में उसके कंपैरेबल छोटी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट वाली जो क्वांटिटी आती है ऑलमोस्ट बिगर क्वांटिटी की इक्वल ही आती है। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगी, तो इस डी स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपेयर में क्या मान लूं? 0, क्योंकि 0 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं डी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर, और यू कैन से नेग्लेक्टिंग डी स्क्वायर इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखे तो 2kpr और डी स्क्वायर को छोड़ देंगे, बोल तो डी स्क्वायर 0 हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर, ये पी कैप हो गया, आर स्क्वायर माइनस 0 बोले तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो r4, कितने टाइम्स कैंसिल? r³ टाइम कैंसिल। तो E वेक्टर इक्वल टू आया 2kpr अपॉन r³ और ये p कैप। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या है? सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, तो यह है 2kpr³, क्या आ जाएगा? 2kpr³। तो गजब की बात पता है क्या? गजब की बात पता है क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसा मैं शुरू से बोल रहा हूं क्या कि अपन इस चैप्टर में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने वाले हैं, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की r पर जो डिपेंडेंसी होगी वो अलग अलग होगी। अपन ने पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आज यहां पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अपन और आगे फर्दर बढ़ेंगे तो कहीं E प्रोपोर्शनल टू R आएगा, कहीं E प्रोपोर्शनल टू 1/R आएगा और कहीं E R पर डिपेंड करेगा ही। तो E की R पर डिपेंडेंसी अलग अलग होगी क्योंकि E डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज पर और सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। अगर अपन सोर्स चार्ज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते जाएंगे तो E की R पर डिपेंडेंसी चेंज होती जाएगी। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ट क्वेश्चन आता है बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो या इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं यूज आ रहा है, E का नहीं यूज आ रहा है आगे, तो बच्चे की हैबिट होती है KQ/R² लिखने की। तो मैं हाथ जोड़ के फिर आपसे विनती करता हूं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सबसे पहले ये देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है, सोर्स चार्ज कौन सा है, सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज है, डायपोल है, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, लाइन चार्ज है, शीट है, कंडक्टिंग शीट है, तब आप बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि अपन इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कहीं E प्रोपोर्शनल टू 1/R² आएगा, कहीं E प्रोपोर्शनल टू 1/R³ आएगा, कहीं E प्रोपोर्शनल टू R भी आ जाएगा, कहीं E प्रोपोर्शनल टू केवल 1/R आएगा, कहीं E R पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो शॉर्टकट बात में डायपोल के बारे में बोल दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड 2kP/R³। ध्यान रखना ये केवल तब है when 2D <r। अगर बड़ा डायपोल है तो फिर अपन बोलेंगे 2kPr/R² - j² का होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। जो P का डायरेक्शन है वही E का डायरेक्शन होगा।